सुन रहे हैं हॉरर बायोफोबिक पॉडकास्ट मेरे यानी विश्वास के साथ। दोस्तों, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है। पहले तो ये बात सच है कि आप सबके सपोर्ट और प्यार के बिना हम कुछ भी नहीं, लेकिन हमारी कहानियां आप सब सुनते तो हैं, लेकिन उनमें से लगभग 80% लोग सब्सक्राइब नहीं करते। आप सबसे यही कहूंगा कि सब्सक्राइब जरूर करिए। आपका थोड़ा सा सपोर्ट मुझे मोटिवेट करता है कि मैं और कहानियां और किस्से आप तक लेके आ पाऊं। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी, जो लिख भेजी है मेरे एक पुराने दोस्त वसंतन ने चेन्नई से। उन्होंने ये कहानी डिटेल में मुझे सुनाई थी और फिर मैंने इस कहानी को शब्दों में रूपांतरित किया है। आशा करता हूं कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। अब बस भी करो आकांक्षा, भूत वूत कुछ नहीं होता। तुमको अभी तक समझ आना चाहिए। तुम्हारा बचपना कब खत्म होगा? नीरज आकांक्षा पे झुंझलाते हुए बोला। लेकिन मैं तो बस कह रही थी कि, आकांक्षा को बीच में टोकते नीरज बोला। अच्छा ये बताओ, तुमने कभी भूत या प्रेत देखा है? नहीं, मैंने तो नहीं, लेकिन खुशी कह रही थी, आकांक्षा ने कहा। भूल जाओ जो खुशी ने कहा, नीरज ने एक बार फिर से आकांक्षा की बात को बीच में ही काटते हुए कहा। खुशी को खुद नहीं पता कि वो क्या बोलती रहती है। उसको हर वक्त सिर्फ भूतों की कहानियां, मूवीज या ऑनलाइन हॉरर स्टोरीज के अलावा और कुछ काम है? हाँ, लगभग 5 से 6 स्टोरीज तो वो सुनती ही है, आकांक्षा ने नीरज की बात को पूरा करते हुए कहा। देखा, मैं यही तो कह रहा था, नीरज ने अपनी बात खत्म की। बहस करते हुए नीरज और आकांक्षा रिसेप्शन डेस्क की ओर चले। उनकी उम्र लगभग 30 के आसपास थी और उनका एक 3 साल का बेटा आदित्य भी था, जो अपने मम्मी पापा को बहस करता देख अपना सर नीचे झुकाए आकांक्षा का हाथ पकड़ के चले जा रहा था। असल में सब आकांक्षा के माता पिता के घर, जो कर्नाटक के मडिकेरी कस्बे या गांव कह लीजिए, वहां मिलने जा रहे थे, जो बेंगलुरु से यानी कि बेंगलोर से मडिकेरी का रास्ता लगभग 280 किलोमीटर का है, लेकिन कूर्ग की हसीन वादियों और घने जंगलों की रोड से होते हुए वहां पहुंचने में लगभग 5 से 6 घंटे लगते हैं। रात काफी हो जाने की वजह से नीरज ने डिसाइड किया कि वो रात किसी होटल में रुकेंगे और सुबह मडिकेरी के लिए निकल जाएंगे। किस्मत से उनको मेन रोड से कुछ 100 मीटर अंदर एक होटल भी मिल गया। देखने में वो काफी पुराना होटल दिख रहा था, मानो अंग्रेजों के जमाने को बनाया हुआ हो। एक बूढ़ा आदमी रिसेप्शन डेस्क पर बैठा अपना न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। ऐसा लग रहा था कि जितना पुराना ये होटल है, उतना ही पुराना वो रिसेप्शनिस्ट भी था। गाल अंदर की तरफ धसे हुए, आंखों पे मोटा चश्मा और शरीर पे बाबा आदम जमाने का कोट सूट। अपने सामने नीरज और आकांक्षा को देख उस बूढ़े रिसेप्शनिस्ट ने नजर उठा के दोनों को देखा और पता नहीं, बड़ी ही धीरी आवाज में कुछ बड़बड़ाते हुए बोला, हाउ डू। नीरज कन्नड़ नहीं जानता था, तो बड़ी बड़ी आंखें करे उससे पूछा, हैं क्या? बीच में ही आकांक्षा बात संभालते बोली, अरे ये कह रहे हैं हाँ, इंग्लिश में यस। और फिर उस बूढ़े रिसेप्शनिस्ट की ओर मुड़ते हुए उससे कन्नड़ लैंग्वेज में बोली, नमागे ओंडू कोठा दी बेकू, मतलब हमको एक रूम चाहिए। रिसेप्शन डेस्क के पीछे बोर्ड से उस बूढ़े आदमी ने कुछ 2 या 3 चाबियां ली और रूम की तरफ चल दिया। नीरज और आकांक्षा भी आदित्य को लेके उसके पीछे पीछे चल दिए।
गलियारे में पुराने जमाने के केवल 2 बल्ब जल रहे थे, जिसमें से एक तो जल के बुझ रहा था, मानो अपनी आखिरी सांस ले रहा हो। कुछ कमरों के आगे निकल उस बूढ़े रिसेप्शनिस्ट ने एक रूम को खोला, जिसे देख नीरज थोड़ा चिढ़ते हुए बोला, हमको तो डबल बेड वाला रूम चाहिए और इसमें तो एक सिंगल बेड है। ये सुन उस बूढ़े आदमी ने थोड़ी रूखी आवाज में कहा, इस होटल में सभी कमरे सिंगल बेड ही हैं। तुम चाहो तो 2 रूम ले सकते हो या एक ही रूम में एडजस्ट कर लो। बूढ़े आदमी से इस तरह का जवाब मिलने से नीरज की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। वो अपनी आवाज थोड़ी ऊंची करते हुए बोला, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? एक सिंगल बेड पे 3 लोग कैसे सो सकते हैं? ये सब तुम होटल वालों का पैसा बनाने का तरीका है। बात बिगड़ती देख आकांक्षा नीरज को शांत करते हुए बोली, रहने दो नीरज, जाने दो, हम दूसरा रूम ले लेते हैं। मैं आदित्य के साथ उस रूम में रह लूंगी और तुम इस रूम में। आकांक्षा को अकेले सोने में और वो भी ऐसे वीरान होटल में डर लग रहा था। उसको रह रह के उस सारी भूतों की कहानियां याद आ रही थीं जो खुशी उसको भेजती थी। अपनी घबराहट को छुपाते हुए उस बूढ़े आदमी से वो बोली, यहां लाइट इतनी कम क्यों है? बूढ़े आदमी ने आकांक्षा की बात को अनसुना कर वापस रिसेप्शन की ओर चल दिया और थोड़ी देर में पहले वाले रूम के साथ वाले कमरे को खोल चाबी आकांक्षा को देके नीरज के कमरे के अंदर चला गया। नीरज कमरे के बीच खड़ा बूढ़े आदमी को देख रहा था और उसको देखते हुए वो बोला, मुझे ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है और जरा लाइट ऑन करना। बूढ़े आदमी ने स्विच को ऑन करते हुए बोला, नाम? मेरा नाम रकवांका है। जब कई बार लाइट का स्विच ऑन ऑफ करने के बाद लाइट नहीं जली तो नीरज खींचते हुए बोला, बहुत बढ़िया, अब यही देखना बाकी था, इस होटल में तो लाइट ही नहीं है, वाह। रकवांका ने बोला, मैं दूसरा बल्ब लेके आता हूं। और ये कह के वो धीरे धीरे कदमों से रिसेप्शन एरिया की तरफ बढ़ने लगा। उसकी धीमी चाल देख नीरज पीछे से उसको आवाज लगाते हुए बोला, तुम रहने दो, जब तक तुम बल्ब लेके आओगे तब तक सुबह हो जाएगी। मैं काम चला लूंगा और वैसे भी मैं इतना थका हुआ हूं कि लेटते ही सो जाऊंगा और आंख सुबह ही खुलेगी। ये बोल नीरज ने अपने मोबाइल फोन की टॉर्च जलाई और कपड़े चेंज करके सीधा बेड पे लेट गया और बेड पे लेटते ही उसकी कब आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। उधर दूसरे कमरे में आकांक्षा सोने की तैयारी कर रही थी। वो बिस्तर पे लेटी ही थी कि रूम की दीवार के दूसरी तरफ से किसी के जोर से थपथपाने की आवाज आई, जैसे कोई दीवार को अपने हाथ से ठोक रहा हो। आकांक्षा ने सोचा कि नीरज ऐसे दीवार पे ठकठका के चेक करना चाह रहा है कि हम यानी कि वो उसका बेटा ठीक तो है ना। आकांक्षा नीरज से मिलने के लिए बेड से उठी और रूम का दरवाजा खोल के बाहर गलियारे में झांक के देखने लगी। गलियारे में धीमी रोशनी में एक बल्ब टिमटिमा रहा था कि तभी आकांक्षा ने अपनी दाहिनी ओर देखा और उसकी चीख निकल गई। वहां रकवांका खड़ा था। आकांक्षा अपनी सांसों पे काबू करते उससे बोली, आपने तो मुझे डरा ही दिया। क्या काम है आपको? यहां क्या कर रहे हैं आप इतनी रात में? रकवांका ने बड़ी अजीब सी नजरों से आकांक्षा को देखते हुए बोला, किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे कभी भी बता देना, मैं तुम्हारे लिए रेडी रहूंगा। ये सुन आकांक्षा थोड़े गुस्से में बोली, नहीं, मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, अगर होगी तो आपको बता दूंगी। और ये कह के आकांक्षा ने रूम का दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन रूम का दरवाजा बंद करने से पहले आकांक्षा ने एक बार
पूरे गलियारे में ध्यान से देखा, जैसे वो चेक करना चाह रही हो कि वो रिसेप्शनिस्ट आखिर वापस गया कि नहीं। इसके बाद आकांक्षा अपने बिस्तर पर लौट आई, जहां आदित्य नींद में अपनी आंखें मल रहा था। थोड़ी देर बाद एक बार फिर से शोर की आवाज आई। आवाज नीरज के कमरे से आ रही थी। आकांक्षा बेड से उठी और दीवार से अपना कान लगा के दूसरी तरफ से आती हुई आवाज को ध्यान से सुनने लगी। कुछ सेकंड्स तक तो कोई आवाज नहीं हुई, लेकिन अचानक से एक शोर की आवाज आई और उस आवाज से आकांक्षा डर गई और पीछे की तरफ जमीन पर जा गिरी। जब कुछ देर तक कोई आवाज नहीं हुई तो आकांक्षा धीरे से उठी और वापस अपने बेड पे आदित्य को अपने पास करके लेट गई। लेकिन उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। बचपन से लेके आज तक जो भी डरावनी और भूतों की कहानियां और फिल्में उसने देखी थी, वो सब एक एक करके उन कहानियों की डरावनी तस्वीरें उसकी आंखों के सामने घूमने लगी। खुशी के साथ देखी एक हॉरर फिल्म जिसमें एक होटल में आई फैमिली को एक एक करके उस होटल के प्रेत ने मार दिया था। वो याद कर आकांक्षा के माथे पर पसीने की एक धारा बह गई। आकांक्षा सोचने लगी कि वो बचपन से लेके आज तक कई बार मडिकेरी से बेंगलुरु गई है, लेकिन ये होटल उसने पहले कभी नहीं देखा और मेन रोड से इसका इतना अंदर होना, होटल में उनके अलावा किसी और का ना होना, ये सारी बातें उसको डराए जा रही थी। डर के साथ साथ आकांक्षा को कमरे में ठंड बढ़ती हुई महसूस हुई, तो उसने कंबल से अपना मुंह ढक लिया। कुछ मिनट तक अपनी दिल की बड़ी धड़कनों पे उसने काबू किया ही था कि आकांक्षा ने रूम का दरवाजा खोलने की आवाज के साथ ही हवा में सड़े हुए मांस की बदबू महसूस की। सामान्य हुई धड़कनें अब दोबारा से बढ़ चुकी थीं। कमरे में किसी के चलने की आवाज आई। आकांक्षा ने डरते हुए अपने चेहरे से कंबल हटा के देखना चाहा कि कौन है, तो रूम में किसी को ना पाके वो सहम उठी। चारों ओर सिर्फ सन्नाटा था। आकांक्षा तेजी से उठी और दरवाजे को अंदर से लॉक करके वापस बेड पे आदित्य को कस के गले लगा के लेट गई। कुछ देर बाद किसी ने एक बार फिर से दरवाजे पर दस्तक दी तो आकांक्षा ने सोचा कि वो शायद नीरज होगा। वो बिस्तर से तुरंत उठी और एक झटके में दरवाजा खोल के बोली, नीरज तुम हो क्या? लेकिन दरवाजे में कोई नहीं था। उसने कमरे से बाहर गलियारे में झांका तो घुप अंधेरे के अलावा वहां और कुछ भी नहीं था। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा और कमरे में जलते हुए बल्ब की रोशनी। आकांक्षा ने धीरे से दरवाजा वापस बंद किया और आके अपने बेड पे बैठ गई। फिर कुछ देर सोचने के बाद आकांक्षा ने बेड के नीचे झांका, ये देखने के लिए कि कोई रूम में तो नहीं घुस आया, लेकिन बेड के नीचे कुछ ना देख उसकी सांस में सांस आई। आकांक्षा ने फोन उठा के टाइम चेक किया तो रात के 2 बज रहे थे। शायद नीरज जाग रहा होगा, ये सोच उसने नीरज का नंबर डायल कर दिया। दूसरे कमरे से नीरज के फोन की रिंगटोन आकांक्षा को साफ साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन कई बार कॉल मिलाने पर भी जब नीरज ने कॉल नहीं रिसीव की तो आकांक्षा ने सो जाना ही बेहतर समझा। इधर जब आकांक्षा के साथ ये सब घट रहा था तो उसी वक्त नीरज जो घोड़े बेच के सो रहा था, सोते हुए उसको महसूस हुआ कि कोई चीज उसके पैरों को छूते हुए गई है, ठीक उसी तरह कि जैसे कोई जानवर या आपका पेट भी आपके हाथ या पैरों से खुद को छुआता हुआ निकल जाता है। नीरज चौंक के उठ बैठा और अपने मोबाइल फोन की टॉर्च ऑन करके कमरे में इधर उधर देखने लगा। अपना वहम समझ नीरज दोबारा सो गया, लेकिन उसकी आंख लगी ही थी
कि दोबारा से उसने अपने पैरों पर किसी के छूने का एहसास हुआ। इस बार उसने अपने मोबाइल की टॉर्च जल्दी से जलाई और थोड़ी कड़क आवाज में बोला, कौन है यहां? नीरज का इतना कहना था कि उसको अपने कानों के पास किसी के फुसफुसाने की आवाज आई। डर से नीरज बेड से उतर खड़ा हो गया और तभी किसी ने उसके पैर पकड़ के उसको नीचे गिरा दिया। नीरज डर और दर्द में चीख उठा। हड़बड़ाते हुए वो दरवाजे की तरफ भागा और इस हड़बड़ाहट में उसके हाथ से उसका मोबाइल फोन भी छूट के नीचे जा गिरा। नीरज ने मोबाइल फोन की परवाह ना करते हुए रूम से बाहर निकलना ही बेहतर समझा। जैसे ही दरवाजा खोल वो बाहर गलियारे में आया तो अंधेरा होने की वजह से उसको कुछ समझ ही नहीं आया कि वो किस तरफ जाए। एकाएक उसको आकांक्षा और आदित्य की फिक्र हुई। उसको याद आया कि उनका रूम उसके रूम के ठीक बगल में है। अंधेरे में हाथों को दीवार पर टटोलते हुए नीरज आगे बढ़ने लगा। इसी बीच उसको एक दरवाजे के खुलने की आवाज आई जो कुछ सेकंड्स बाद ही बंद हो गया। यह आकांक्षा का ही रूम था, लेकिन उसने आवाज लगाने की बहुत कोशिश की। आकांक्षा को बुलाना चाहा तो उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकली, मानो किसी ने उसको एक कांच के कमरे में बंद कर दिया है और उसकी आवाज बाहर नहीं जा रही। अंधेरे में लड़खड़ाते हुए और दीवार पे कस कस के अपने हाथ को मारते हुए नीरज आगे बढ़ने लगा। ये 2 कमरों की दूरी उसको ऐसी अनंत यात्रा की तरह लग रही थी जो कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेगी। किसी तरह नीरज आकांक्षा के रूम के दरवाजे पे पहुंचा और एक आखिरी बार उसने पूरी ताकत से दरवाजे पे अपना हाथ मारा और लड़खड़ा के वहीं गिर गया। इस बार दरवाजा खुला और नीरज को जमीन पे बदहवास हालत में गिरा देख आकांक्षा घबराते हुए नीरज को उठाते हुए बोली, नीरज नीरज तुम ठीक तो हो ना? नीरज ने आकांक्षा को जब देखा तो उसको सुकून मिला। आकांक्षा ने उसको सहारा दे के बेड पे बिठाया। नीरज पसीने से भीगा हुआ था। उसके पूरे शरीर पर नाखूनों के खरोचने के निशान देख अनुष्का और भी घबरा गई। पूछने पर नीरज ने अपने साथ घटी पूरी बात उसको बता और आकांक्षा ने भी उसको अपने साथ घटी बात। ये सुन दोनों ने फैसला किया कि वो अब इस होटल में 1 सेकंड और नहीं रुकेंगे। आकांक्षा ने आदित्य को अपनी गोद में उठाया और नीरज ने सूटकेस। दोनों तेजी से आकांक्षा के मोबाइल की टॉर्च की रोशनी में होटल के मेन गेट तक पहुंचे कि तभी पीछे से एक उनको आवाज सुनाई दी, बिना पेमेंट दिए कहां जा रहे हैं मिस्टर नीरज? ये सुन दोनों के पैर वहीं जम गए। पीछे पलट के देखा तो रिसेप्शन डेस्क पे वही राघवंका बैठ एक शैतानी मुस्कान लिए उन दोनों को देख रहा था। नीरज गुस्से में रिसेप्शन की ओर बढ़ते हुए चिल्लाया, तुझे पैसों की पड़ी है और यहां तेरे इस भूत बंगले में हमारी जान पे बनाई है। राघवांका ने चेक इन रजिस्टर नीरज की तरफ घुमाते हुए बड़े इत्मीनान से कहा, अंधेरे का क्या भरोसा सर, अंधेरा आपको क्या पूरी दुनिया को अपने अंदर ले लेता है। मैंने तो कहा ही था कि एक ही कमरा ले लो और कमरे में लाइट जलाने के लिए नया बल्ब भी ला रहा था, लेकिन आपने ही मना कर दिया। नीरज ने अपने जेब से पैसे निकाल रिसेप्शन डेस्क पे फेंकते हुए पेन लिया और रजिस्टर पे साइन करते हुए बोला, ये ले अपने पैसे और पीछा छोड़ हमारा। अब एक शब्द भी कुछ बोला तो तुझे जान से मार दूंगा। आकांक्षा नीरज को शांत करते हुए बोली, छोड़ो इसे नीरज, चलते हैं यहां से। ये सुन राघवांका नीरज को घूरते हुए बोला, अब बहुत देर हो चुकी है, तुमको अपनी बीवी की बात सुननी चाहिए थी
और उसका इतना कहना ही था कि किसी अदृश्य शक्ति ने आकांक्षा को पैरों से नीचे गिराया और घसीटते हुए उसी अंधेरे गलियारे में ले जाने लगी, और साथ ही नन्हे आदित्य को भी, जो आकांक्षा की गोद में था। ये देख नीरज का दिल डर से दहल उठा। वो आकांक्षा और आदित्य को बचाने के लिए उनके पीछे भागा और तीनों उस अंधेरे में कहीं गायब हो गए। कुछ सेकंड्स बाद उस अंधेरे गलियारे से नीरज और आकांक्षा की चीख सुनाई दी और दूसरे पल हर तरफ एक मनहूस सन्नाटा पसर गया। रघुवंका अपनी कुर्सी पे बैठ ये सब बड़े आराम से देख मुस्कुरा रहा था और खुद से वो बोला, कई दिनों के बाद आज उनको अपना खाना मिल ही गया। जब 2 दिनों तक नीरज, आकांक्षा और आदित्य मटिकेरी नहीं पहुंचे तो आकांक्षा के पिता ने पुलिस में उनकी गुमशुदा की रिपोर्ट लिखाई। पुलिस ने दोनों के मोबाइल लोकेशन की आखिरी लोकेशन को ट्रैक कर जब उस पुराने से होटल के बाहर पहुंचे तो उस पे ताला लगा हुआ था। होटल के मेन गेट और आसपास उगी बड़ी बड़ी झाड़ियां देख साफ दिख रहा था कि यह होटल एक जमाने से बंद पड़ा है। जब पुलिस इंस्पेक्टर वापस अपनी जीप में बैठ के जाने को हुआ तो उसको अपने पीछे से किसी के पुकारने की आवाज आई। आप किसी को ढूंढ रहे हैं क्या साहब? इंस्पेक्टर ने पीछे पलट के देखा तो वही बूढ़ा होटल का रिसेप्शनिस्ट रघुवंका वहां खड़ा हुआ मुस्कुरा रहा था। उसको ऊपर से नीचे तक देखने के बाद इंस्पेक्टर ने उससे पूछा, तुमने करीब 30 साल के आसपास एक पति पत्नी और साथ ही में एक बच्चे को देखा है क्या? इंस्पेक्टर की तरफ देखते हुए रघुवंका ने कहा, पता नहीं साहब, मैंने तो किसी को नहीं देखा, और इस जंगल में कोई आएगा भी क्यों? ये सुन इंस्पेक्टर उससे कुछ नहीं बोला और अपनी जीप में बैठ के चला गया। इंस्पेक्टर को जीप में जाते हुए रघुवंका तब तक देखता रहा जब तक वो जीप उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई, और फिर वो होटल की तरफ चलता हुआ झाड़ियों में कहीं गुम हो गया। आप सुन रहे थे हॉरर बायोफोबिक पॉडकास्ट मेरे यानी विश्वास के साथ। तो ये थी वसंतन जी की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। अगर आपके पास भी हॉरर, क्राइम और सस्पेंस से जुड़ी कोई कहानी या अनुभव हो तो लिख भेजिए हमको अपनी कहानी हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे या ईमेल करिए हमारी ईमेल आईडी पे जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।